नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात किसानों की। किसानों पर लाठीचार्ज का मसला बड़ा होता जा रहा है। एक तरफ करनाल अनाज मंडी में किसानों की आज महापंचायत हुई। 2 दिन पहले किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बड़ी संख्या में किसान आज यहां इकट्ठा हुए। खास ये रहा कि घायल किसानों को भी मंच पर बिठाया गया, कानूनी कार्रवाई की मांग की गई और किसान आंदोलन के आगे की रणनीति पर भी सवाल उठाए गए। उधर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में आंदोलनकारी किसानों का सर फोड़ देने की सलाह देने वाले अफसर का बचाव करते हुए कहा कि सख्ती जरूरी है। बेशक शब्दों का चुनाव सही नहीं था। इससे पहले हालांकि दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की बात कही थी। तो कुछ देर पहले प्रशासन द्वारा अब ज्यादा किसानों को अस्पताल जांच के लिए भिजवाया गया। एसडीएम के बयान देने की परिस्थितियों पर सफाई भी दी जा रही है। तो अब किसान आंदोलन की दशा और दिशा क्या है? हमारे साथ 2 वरिष्ठ किसान नेता मौजूद हैं। डॉक्टर दर्शन पाल हमारे साथ ही गुरनाम सिंह चडूनी मौजूद हैं। डॉक्टर दर्शन पाल क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और गुरनाम सिंह चडूनी भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के अध्यक्ष हैं। आप दोनों जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर दर्शन पाल और आपसे जानना चाहूंगी, सर आज जो कुछ हुआ, जो भी तमाम बयान आए, क्या आपको लग रहा है किस दिशा में और जा रहा है किसान आंदोलन? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी के उस बयान की निंदा करता हूं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उस आईएएस अधिकारी ने एसडीएम में शब्दों का चुनाव ठीक नहीं किया, लेकिन उनका सख्ती जरूरी है। बस वो जो एसडीएम आयुष सिन्हा जी है, हम तो किसान लोग उनको आयुष सरफोड़ सिन्हा जी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह मतलब के बयान दिए, जिस तरह से पुलिस वालों को एड्रेस किया कि यहाँ से कोई किसान नहीं बच के जाना चाहिए, सर फूटने चाहिए, उनको जख्मी करके जाना चाहिए, जो लाइन के इधर आएगा वो बिल्कुल ही साफ नहीं जाना चाहिए। तो उस अधिकारी के लिए खट्टर जी का ये कहना बहुत ही निंदनीय है, नंबर 1। नंबर 2, जो कल परसों हुआ उसमें जिस तरह से खट्टर साहब की पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता से दमन किया और जिस तरह से लाठीचार्ज किया, लोगों को जख्मी किया, और उसमें मुझे तो लगता है कि जो किसान की डेथ हुई है वो भी अगर घर जाके किसी भी तरह से हुई है, वैसे तो हो सकता है कि उसका खून इतना बहा हो कि उसको ब्लड प्रेशर कम हुआ हो और फाइनली उसकी मौत हो गई हो, क्योंकि वो उस दिन किसान वहीं था जहां लाठीचार्ज हुआ था। तो इसलिए किसी की मौत के लिए जिम्मेदार जो पुलिस वाले हैं, फट्टड़ करने वाले जो पुलिस वाले हैं, किसान यूनियन की तरफ से हमने डिमांड करते हैं कि उनके खिलाफ क्रिमिनल पर्चे दर्ज होने चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। और उस अधिकारी को जिस अधिकारी ने बर्बर दमन करने के लिए कहा, उसको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। जी, आपने अपनी बात रखी। जी, आपने कहा कि किस तरह से आंदोलन में जो आज जी, मैं आऊंगी प्रोफेसर दर्शन पाल आपके पास। जिस तरह से आपने कहा कि आप फिलहाल जो लाठीचार्ज हुआ आपने उस मसले को उठाया। चडूनी जी, मेरा सवाल आपसे पहले यह है कि जो ये किसान आंदोलन 9 महीने से चल रहा है, इसकी जो सबसे बड़ी ताकत है इस आंदोलन की, और इतने लोग जुड़े हैं, जो किसान नहीं भी हैं वो इसलिए जुड़े क्योंकि ये अहिंसक रहा है। आपको लगता है कि जो ये बल है, जो ये ताकत है किसान आंदोलन की, ये बनी रहनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनी रहनी चाहिए और ये ताकत जो है वो बनी रहेगी भी। इसमें किसानों की तरफ से जो है वो शांतिपूर्वक आंदोलन पिछले 9 महीने से चल रहा है और हम ये कोशिश करते हैं कि आंदोलन शांतिपूर्वक ही रहे। और जो परसों की घटना है उसमें तो पुलिस ने जानबूझ के अपना जैसे बदला लेने के लिए उन्होंने किया है, क्योंकि जहां पे लाठीचार्ज किया है वो सीएम के प्रोग्राम से 15 किलोमीटर दूर बैठे किसान किसी तरह से मुख्यमंत्री का नुकसान नहीं कर सकते। और वहां पे भी आप देखेंगे कि वाटर कैनन पुलिस के पास है, वाटर कैनन का यूज नहीं किया। आंसू गैस के गोले पुलिस के पास है, आंसू गैस के गोलों का इंतजाम नहीं किया, सीधा लाठीचार्ज किया है। और इस तरह से किया है कि एक एक आदमी को 50-50 लाठियां मारी है। कई लोग वहां पे बेहोश हो गए हैं, कई लोगों की हड्डियां टूटी हैं।
और ये जो किसान मरा, एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है, इस किसान को कई लठ लगे हैं और एक इसके पीछे गुद्दी में लठ लगा है, इसके पेट पे सोजिश आई है, पेट में भी इसके चोट आई है। और जब अस्पताल ले जा रहे थे, आगे पुलिस ने बैरिकेड लगाए हुए थे, हॉस्पिटल नहीं किसान को ले जाने दिया गया, वहां पे रास्ते बंद थे। तो आखिरकार इस किसान को घर ले गए और रात को उसकी डेथ होगी। तो सवेरे ये एक बार आई बात कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन आज मैं उनके घर पे गया था तो वहां से जो बात बिल्कुल आपने अपनी बात सही रखी और आप दोनों को किसान आंदोलन जिस तरह से चल रहा है बात सामने रख रहे हैं, लेकिन आपने जिस तरह से तर्क रखा कि भाई आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया, इसका इस्तेमाल पुलिस को करना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में जब विरोध करेंगे लोग तो ये एक हथियार है प्रशासन के पास। डॉक्टर दर्शनपाल, जिस तरह से ये एसडीएम का व्यवहार रहा या जिस तरह से मुख्यमंत्री उसके बचाव में आए, आपको लगता है जो प्रशासन है वो जो अब तक सब्र दिखा रहा था वो सब्र कहीं समाप्त हो रहा है प्रशासन की तरफ से? नहीं, देखिए, वैसे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने पहले से ही दमन करने का ठानी हुई है किसानों के ऊपर। पहले हिसार में हुआ, सिरसा में हुआ, सब बहुत जगह हुआ, ये अंबाला में हुआ। तो ये जो सब्र की बात कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपना हमारे किसान आंदोलन को दमन के जरिए उखाड़ने का शुरू से इस तरह से कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये देखिए, मुख्यमंत्री का जिला है, उसकी कंस्टिट्यूएंसी है, और उन्होंने उस कंस्टिट्यूएंसी, उस जिले में जिस तरह की बर्बरता का सामने आई है, उसके लिए मैं तो, और फिर आज जैसे डिफेंस में मुख्यमंत्री जी आए हैं उस अधिकारी के, उससे तो लगता है कि मुख्यमंत्री की तरफ से ऑलरेडी ऑर्डर था कि इस तरह से किसानों को डराया जाए, धमकाया जाए, उनको भगाया जाए। ये जो उन्होंने किया, और उसके बाद जो गुरनाम जी ने कहा है कि ना अश्रु गैस ना कोई वाटर कैनन का यूज नहीं किया गया, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो डेथ हुई है किसान की वो जरूर ही इंटरनल ब्लीडिंग के साथ हुई होगी। इंटरनल ब्लीडिंग इतनी हो गई कि उसका ब्लड प्रेशर फॉल किया और अल्टीमेटली हार्ट अटैक तो होना ही था। ठीक है सर, उसकी जांच होगी सर, उस बात की जांच होगी, और आप लोग वो बात सामने रख रहे हैं। मैं एक बड़े स्तर पर किसान आंदोलन की बात कर रही हूं, तमाम पड़ाव आते किसी आंदोलन में। चडूनी जी, मेरा सवाल आपसे यह भी है कि आपने कहा भाई 9 महीने से हम क्या लट खा रहे हैं, ये किस ओर इंगित करता है? क्योंकि एक जो आम किसान है जो अपनी फसल से परेशान है, वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है, अपनी खेती बाड़ी छोड़ के आया हुआ है, वो कैसे लिए इस बयान को? देखिए, हमारा जो आंदोलन है अपनी जमीनें बचाने का, अपनी फसलें बचाने का, जो खेती कारपोरेट के हवाले करती है इन कानूनों के तहत, आगे हमारी पूरी खेती का जो बिजनेस है वो कारपोरेट को दे दिया गया है, कंपनियों को दे दिया गया है, और अगली जो पॉलिसी, जो खेती करने की पॉलिसी, वो भी कंपनियां खेती करेंगी, ठेके पे हमारे से खेती कराएंगे। जैसे आज ब्रॉयलर है, पोल्ट्री फार्म में ब्रॉयलर जो होता है उसका पूरे का पूरा 95% कारोबार कंपनियों के हवाले हो गया है। ठीक वही पॉलिसी खेती में आ रही है कि आगे खेती भी पूरी कंपनियों के हवाले हो जाएगी। हम उसका आंदोलन लड़ने के लिए 9 महीने से बैठे हैं और कोई सरकार सुन नहीं रही। जहां हम प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, वहीं हमारे ऊपर लाठियां भाजी जाती हैं। और हरियाणा में 40,000 किसानों से ज्यादा के ऊपर मुकदमे दर्ज अभी तक हो चुके हैं, और 2,200 जी आगे की राह क्या है? अब आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है? क्योंकि मैंने सुना आप लोग कह रहे थे अब 7 तारीख को फिर आप मंडी लगाओगे, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर आप जा रहे हो, तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की हमारी आज हमने मीटिंग की थी, उसमें 2 फैसले हमने लिए हैं। एक फैसला ये है कि सरकार 6 तारीख तक हमारी जो मांगे हैं, जो पुलिस अधिकारी उसके एक बेटे को नौकरी, 2-2 लाख रुपए मुआवजा घायलों को, और जो गाड़ियां तोड़ी हैं उनका मुआवजा, इसका सारे का जो है ये सारी मांगे 6 तारीख तक मान ले, वरना 7 तारीख को हम बड़ी पंचायत करनाल की मंडी में बुलाएंगे। और पंचायत बुलाने के बाद
जो मिनी सेक्रेटरी। ठीक है, बिल्कुल सर, आपने ये बोला मुआवजे की बात, ये बहुत अहम है क्योंकि कुछ मरहम जरूर लगेगा इससे। डॉक्टर दर्शनपाल, अब आगे की राह कैसी आप देख रहे हैं, क्योंकि हिंसा तो विकल्प नहीं है, उसके साथ जो इतनी लोकप्रियता है वो ये किसान आंदोलन खो देगा, तो आगे की राह क्या है? जी, कड़े आंदोलन का टाइम। करेक्ट। देखिए, 9 महीने से हम इस आंदोलन को एकदम शांतिमयी चलाया है, आगे भी ऐसे चलाएंगे। दूसरा, हमने तय किया है अभी कि 25 सितंबर को एक ऑल इंडिया बंद का कॉल दिया है, पूरे देश में बंद किया जाएगा। उससे पहले हमने ऐलान किया है कि अब हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का गठन हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है और पूरे देशव्यापी इस आंदोलन को बनाया जाएगा। और साथ ही 5 सितंबर को हम यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में ऐलान करेंगे यूपी उत्तराखंड मिशन का, जिसमें पर्टिकुलरली यूपी की जनता को कॉल देंगे कि वो टोल प्लाजे पूरे यूपी के फ्री कर दे, जैसे पंजाब हरियाणा में। सवाल आपसे है सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे और चडूनी जी से भी है, और अडानी अंबानी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का बॉयकॉट करें। जी, क्या ये आंदोलन बिखर तो नहीं जाएगा? क्योंकि अगर एक गुट कह रहा है कि हम 9 महीने से क्या लट खा रहे हैं, वही खाएंगे, और हम जिस तरह से देखते हैं आंदोलन को कि वो अहिंसक रहे, तो क्या ये आंदोलन बिखराव की ओर तो नहीं है? नहीं, आंदोलन कोई बिखराव की ओर नहीं है जी। हम लोग जो है पूरी चीजों को चडूनी जी, मैं आऊंगी आपके पास एक एक करके। जी डॉक्टर दर्शनपाल, जल्दी से। जी साहब, हमारा संयुक्त किसान मोर्चे की बॉडी है, अभी 3 तारीख को हमारी जो कोर कमेटी है उसकी मीटिंग है, उसमें पूरे मुद्दों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद बड़ी मीटिंग बुलाएंगे। हमारे जो भी मुद्दे हैं, हरियाणा में जो लाठीचार्ज हुआ है, यूपी मिशन है, ऑल इंडिया में आंदोलन को ले जाना है। बिल्कुल 3 तारीख को आप बैठक करेंगे, लेकिन हम यूनानिमसली कंसेंसस से चीजों को चलाते हैं, वो डिसीजन लेंगे। बिल्कुल। चडूनी जी, आखिरी में आपसे कि क्या किसान आंदोलन को बिखराव करने की कोशिश तो नहीं है? नहीं, आंदोलन में किसी तरह का बिखराव नहीं होने दिया जाएगा और आंदोलन को हम और तेज करेंगे और कड़ा करेंगे। आंदोलन बिखराव को नहीं बल्कि और जोड़ेंगे। आज हरियाणा के सभी संगठन इकट्ठे हुए थे और आगे जैसे दर्शनपाल जी ने बताया, पूरे देश में इसको और बढ़ाया जाएगा और तेज किया जाएगा। बिखराव इसमें किसी हालत नहीं आएगा, सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे। बिल्कुल चडूनी जी, आप जुड़े। डॉक्टर दर्शनपाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इसी उम्मीद के साथ कि अहिंसक रूप जो इस किसान आंदोलन का बना हुआ है किसानों द्वारा, वो बना रहे। बाकी आगे की राह सबकर उस पर नजर रहेगी। आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसानों के बाद अब बात हम हरियाणा सरकार की कर लेते हैं। क्या किसान आंदोलनकारियों के साथ व्यवहार पर राज्य सरकार से ही अलग अलग स्वर सुनाई दे रहे हैं? एक रिपोर्ट देखिए। लहूलुहान किसान और बदजुबान अफसर, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी पैदावार किसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता। हाँ, कहाँ नहीं है सर, मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे। करनाल में आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर एसडीएम के इस रवैये को लेकर हरियाणा सरकार भी पलटी दिख रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं शब्द गलत थे, इरादा सही। उप मुख्यमंत्री का दावा है कि कार्रवाई होगी। सख्ती करना तो उनका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी सख्ती उपयोग की जाती है। प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो गया नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे। मैं ही कह रहा हूं कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी, ये तो नहीं है। जो बातें कही गई है और बाद में भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आई कि 2 दिन से नहीं सो पाए, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब भी उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है जिसके अंदर उनको इंटीग्रिटी और अपने एक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जरूर कार्रवाई होगी। इधर शनिवार को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद करनाल की अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत हुई। उन किसानों को मंच पर बिठाया गया जो लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। किसानों ने दावा किया कि पुलिस के लाठीचार्ज में एक किसान की मौत भी हो गई है। महापंचायत में एसडीएम पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग की गई।
जिन लोगों ने ज्यादती की वो एसडीएम और जिन लोगों ने सिरों में लठ मारे हैं और जिन लोगों ने सिर में लठ मारने का ऑर्डर दिया है और जिससे हमारे किसान की हत्या भी हो गई है, किसान शहीद भी हो गया है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाए। उनके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए हमें क्या करना है, एक, और दूसरा इस आंदोलन में हमें अगला कदम क्या लेना है। दो, किस तरह से यहाँ के अधिकारी ऑर्डर दे रहे हैं कि लाठी पैरों में नहीं सिर फूटना चाहिए, तो ये तो अधिकारी, इनकी तो जांच होनी चाहिए कि कहां से हैं। ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हमको पाकिस्तानी कहोगे तो हम इनको कहेंगे कि सरकारी तालिबानों का देश में कब्जा हो चुका है, ये सरकारी तालिबानी है। लेकिन हरियाणा सरकार के अलावा प्रशासन का रुख भी अपने अफसर को लेकर नर्म है। करनाल के डीएम निशांत यादव ने एसडीएम आयुष सिन्हा के शब्द चयन पर खेद जताया, मगर कहा कि वो एक संजीदा अफसर हैं और उनके इरादे ठीक थे। सर्वप्रथम तो चूंकि उस वीडियो की जो लैंग्वेज है वो उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, और उसमें इस वजह से प्रशासन का करनाल में मुखिया होने के नाते उन वर्ड्स पे मैं खेद प्रकट करता हूं। सिंसियर ऑफिसर हैं, अपराइट ऑफिसर हैं, और हीट ऑफ द मोमेंट में जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो उनसे वो कुछ शब्द निकले जो नहीं निकलने चाहिए थे। अब सवाल है दुष्यंत चौटाला क्या करेंगे, अफसर के खिलाफ कार्रवाई के उनके आश्वासन का क्या होगा, और क्या हरियाणा के किसान इस दमन के बाद आंदोलन और तेज नहीं करेंगे। बंगाल के विधानसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स ने कलकत्ता और बंगाल के अलग इलाकों में जाकर भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और भाजपा वहां पर सत्ता में नहीं आ पाई थी। अब हरियाणा में इस साल पंचायत चुनाव है, पंजाब और यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में इन राजनेताओं को किसानों का विरोध भी झेलना पड़ेगा, लेकिन सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि करनाल जैसी घटना दोबारा ना हो। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद के जिला अस्पताल का दौरा किया है। वायरल और डेंगू से कई बच्चों की मौत की खबरों के बाद यहां पर हड़कंप मचा हुआ है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। फिरोजाबाद में बच्चों के मौतों की खबर सुनकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद वहां पहुंचे। वहां पे 18 अगस्त को पहला केस आया था जिसमें एक बच्चे की मौत हुई थी। उसके बाद से जो वहां के मुकामी लोग हैं उनका कहना है कि 32 लोग मर चुके हैं और 32 बच्चे मर चुके हैं और 7 बड़े लोग। लेकिन प्रशासन जो है मरने वालों की संख्या की पुष्टि वहां पे नहीं कर रहा है। वहां पे कुछ बच्चों को वायरल फीवर जैसी चीज होती है, कुछ बच्चों के लिए वहां के सीएमओ ने कहा है कि इनको डेंगू के लक्षण थे, उन्हें डेंगू हो गया है, तो इस थोड़े दिन के बुखार के बाद उनकी मौत हो जा रही है। तो अगर 32 बच्चों की मौत हो जाए एक शहर में तो ये बहुत बड़ी बात है। वहां के कुछ खास 8 मोहल्ले हैं जहां पे ये बुखार फैला हुआ है, और एक फिरोजाबाद के आउटस्कर्ट्स की एक जगह है जहां से ये शुरू हुआ था। तो मुख्यमंत्री तकरीबन 1:30 बजे के आसपास आज फिरोजाबाद पहुंचे और सबसे पहले वो मेडिकल कॉलेज गए। वहां के मेडिकल कॉलेज में एक कोविड का जो वार्ड था उस पूरे वार्ड को कोविड खत्म होने के बाद अब ये बुखार पीड़ित बच्चों के लिए बना दिया गया है और सारे बच्चे वहां पे भर्ती हो रहे हैं। कुछ बच्चे जिनकी मौत हो गई है उनके मोहल्लों में, उनके घरों में भी मुख्यमंत्री गए, उनके घर वालों से बातचीत की, उन्हें ढाढ़स बंधाया, उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। अस्पताल में वो बच्चों से मिले, उन्हें हिम्मत बंधाई कि वो हिम्मत ना छोड़ें। उनके जो परिवार के लोग थे उनसे भी उन्होंने कहा कि वो हिम्मत ना छोड़ें, सरकार जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगी बच्चों की जान बचाने के लिए। उन्होंने बाद में मीडिया से ये कहा कि वो एक जांच टीम बना रहे हैं जो इस बात की जांच करेगी, इसमें मेडिकल के एक्सपर्ट्स भी होंगे, जांच करेगी कि ये बच्चों की मौत की वजह क्या है, क्या ये डेंगू है, वायरल फीवर है, कौन सी ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से इतने बच्चों की मौत हो गई है। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि अगर इसके लिए कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये एक अच्छी बात है कि इतने सारे बच्चों की मौतों की खबरें आ रही थी। तो मुख्यमंत्री को जाना था मथुरा कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उसके पहले वो फिरोजाबाद पहुंचे। धन्यवाद इस जानकारी के लिए कमाल। और देश की बात में आगे है
खबर दिखाएंगे वाराणसी में। वहां पे अंध विद्यालय के छात्रों को क्यों करना पड़ रहा है आंदोलन, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वाराणसी के हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं खत्म किए जाने के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। कल राज्य के विकलांग कल्याण मंत्री से उनकी बात भी हुई, जिन्होंने समाधान निकालने का वादा किया, लेकिन देर रात पुलिस इन छात्रों को धरना स्थल से उठाकर ले गई। 24 दिन से धरने पर बैठे इन दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के भीतर एक उम्मीद जगी थी। पहले उनकी मुलाकात मंत्री से कराई गई और फिर विकलांग कल्याण अधिकारी भी उनसे मिलने पहुंचे। माननीय मंत्री जी से छात्रों की बात हुई थी, तो 4 इनके प्रतिनिधि वहां पे गए थे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई जो आपके जो भी शिकायतें हैं कक्षा 9 से 12 जैसे बंद करने का, तो उसके संबंध में जितने भी बिंदु हैं इन्होंने लिखित रूप से दिया है। उस पर वो विद्यालय प्रबंधन के साथ वार्ता करके उसका एक हल जो है शासन के भी अधिकारियों से वार्ता करेंगे कि मतलब इसका क्या नियम सम्मत हल हो सकता है और उस हल को इनको सूचित कर दिया जाए कि जो भी हल निकलेगा। इस भरोसे के बाद लड़के सड़क छोड़कर किनारे धरना करने को तैयार हो गए थे, लेकिन सुबह होने से पहले पुलिस ने जबरन उन्हें धरना स्थल से हटा दिया। ने उनको कहा था कि हम कल सुबह तक रोड खाली कर देंगे। आज रात में ये हमारे बच्चों को 2:30 बजे उठा के मारते पीटते अपहरण करके जाने कहां ले गए। हमारा धरना इन्होंने खत्म कर दिया। आजाद भारत में हमारे साथ ये अन्याय क्यों? पूरा मामला दृष्टिबाधित बच्चों के उस आंदोलन से है जिसमें वो पिछले 24 दिनों से दुर्गाकुंड इलाके में स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक की ट्रस्ट द्वारा बंद कर दी गई क्लास को पुनः संचालित कराने को लेकर है। इनका जो धरना प्रदर्शन था वो सार्वजनिक मार्ग पे था और जब इनका वहाँ से सार्वजनिक स्थान से धरना प्रदर्शन समाप्त कराया गया तब भी ये रास्ते पर ही थे, जो कि रास्ता सार्वजनिक था और इनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने सुरक्षित इनके घर को वापस लिया। दरअसल 1972 से ये आवासीय स्कूल 12वीं तक के छात्र के लिए चल रहा है। यहाँ से पढ़कर दृष्टिबाधित छात्र कई अच्छे संस्थानों और नौकरियों में जाते रहे हैं, मगर पिछले साल स्कूल प्रशासन ने ऊपर की कक्षाएं बंद करने का ऐलान कर दिया। छात्रों का कहना है कि इसके पीछे ट्रस्ट के अपने कारोबारी स्वार्थ हैं, वो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हमें धरना इसलिए देना पड़ रहा है कि हमारा ये श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार विद्यालय जो कि 50 वर्ष पूरे करने वाला है, जिसे कि इसके संस्थापकों ने और पोद्दार जी भाई के विचार से ये बना था और जमीन दाता ने भी इसी पवित्र उद्देश्य के लिए जमीन दी थी कि ये दृष्टिबाधितों का विद्यालय चलेगा, लेकिन यहाँ पर इसे व्यापारिक हित साधने की कोशिश की जा रही है इसके माध्यम से और इसका आकार छोटा कर दिया गया और इसे पूरी तरीके से बंद करने की साजिश चल रही है। क्या कहना है लोगों का कि क्यों नहीं चला पा रहे? इनका कहना है कि हमारे पास वित्तीय अभाव है जिसके वजह से हम 9 से 12 तक नहीं चला पा रहे हैं। दृष्टिबाधित बच्चे कक्षा 9 से 12 तक के क्लास को खत्म करने के पीछे ट्रस्ट के निजी हित की बात भले ही कर रहा हो, लेकिन ट्रस्ट कहता है कि बड़े बच्चे अनुशासनहीन हो गए थे और उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए विद्यालयों को बचाने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। जबकि ट्रस्ट का तर्क हैरान करने वाला है। वह साधनों की कमी के अलावा बच्चों की अनुशासनहीनता का हवाला दे रहा है। लोगों ने जून 2020 में कुछ कक्षाओं को बंद करने का निश्चय किया था कि हम लोग पहले 13 कक्षाएं चलाते थे। जून 2020 में हमने 4 कक्षाओं को बंद करके 9 कक्षाओं को चलाने का निश्चय किया।
उसके पीछे बड़े बच्चों की अनुशासनहीनता जो लगातार 8-9 सालों से चल रही थी। इसके अलावे खर्चे बढ़ रहे थे, हमारे पास में कोई आय का रिकरिंग सोर्स नहीं था, तो धन का अभाव, और धन का अभाव भी अनुशासनहीनता से जुड़ा हुआ है। बच्चे इस मामले को लेकर हाई कोर्ट भी गए। शासन प्रशासन इसका हवाला देकर बचता रहा, लेकिन बच्चों की मांग और ट्रस्ट के जवाब में कई लोग सवाल कर रहे हैं कि देश के कई बड़े विद्यालयों में अनुशासनहीनता होती रही है, लेकिन इसको लेकर कहीं क्लास खत्म नहीं की गई। अब इसका जवाब कैसे मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर से खबर है, गुपकार अलायंस से बाहर होने के बाद सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस की स्थानीय नेताओं में पकड़ बढ़ती दिख रही है। दूसरे दलों के कई नेता उनके साथ आ रहे हैं। नजीर मसूदी की रिपोर्ट। कांग्रेस के नेता हाजी फारूक सज्जाद लोन की पीपल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले सबसे नए नेता हैं। गुपकार अलायंस से बाहर होने के बाद सज्जाद लोन कश्मीर की राजनीति का नया चेहरा बनते जा रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं। अलग अलग दलों के नेता सज्जाद लोन की पीपल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। ये जो कारवान ऑफ चेंज है, इसमें जो इतने बड़ी शख्सियत आ रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि हम आने वाले कल में जो चैलेंजेस हैं जम्मू कश्मीर के, उन सबको हम एक ऐसी टीम कौम को देंगे इंशाल्लाह जो ग्राउंड से उठे। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, उनमें 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ ही सज्जाद लोन भी थे। पिछले साल अपनी रिहाई के बाद उन्होंने धारा 370 की बहाली की लड़ाई के लिए गुपकार अलायंस बनाया, लेकिन ये तालमेल ज्यादा नहीं चल सका। सज्जाद लोन ने इसी साल की शुरुआत में गुपकार अलायंस छोड़ दिया और अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम शुरू किया। उनके आलोचकों का कहना है कि सब कुछ केंद्र के इशारों पर हो रहा है। पिछले 3 हफ्तों में पीडीपी के 2 पूर्व सांसद, जिला विकास परिषद के एक प्रमुख और कई दूसरे नेता सज्जाद लोन के साथ आ चुके हैं। मैं बड़ा ही आई फील इट एन ऑनर एंड प्रिविलेज विद मी माई कोलीग्स टू दैट वी आर पार्ट ऑफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस एंड देयर इज वन अनदर रीजन। पीपल्स कॉन्फ्रेंस इज ऑलमोस्ट 50-year-old पार्टी एंड वी आर proud to be associated with Sajjad Ghani Loan Saab and his entire brigade. जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की समाप्ति ने मुख्य धारा के दलों को हाशिए पर ला दिया है। क्षेत्रीय दल भी तब से बचे रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। साल बाद कश्मीर की सियासत में कुछ हलचल दिखाई दे रही है। गुपकार अलायंस से अलहदगी के बाद सज्जाद लोन की सियासत भी चमक रही है। कहीं एक नेता पार्टियों को छोड़कर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रही हैं। इसके इलेक्शन नतीजे क्या होंगे, ये तभी पता चलेगा जब यहाँ इलेक्शन का ऐलान होगा, और किसी को मालूम नहीं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होंगे। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खेल जगत की खबरें देश की बात में। शूटिंग में अवनी के बाद पैरालंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड मिल गया है। सुमित अंटिल ने जैवलिन थ्रो में नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता है। ये आप उनके पैतृक गांव की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पे जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने 68.55 मीटर जैवलिन फेंका है। हरियाणा के सोनीपत में जहां के सुमित हैं, ये वहां की तस्वीरें आ रही हैं। और शूटिंग में अवनी ने पहले गोल्ड जीता।